पोल्यूशन और सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में हम प्लास्टिक वेस्ट पोल्यूशन के बारे में देखेंगे। बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द लेक्चर, मैं आपको प्लास्टिक वेस्ट पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ एक बेसिक टर्म्स के बारे में बताना चाहूँगी। वेस्ट क्या होता है? वेस्ट जो है दो टाइप के होते हैं, एक है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो ऐसे वेस्ट होता है जो एनवायरनमेंट में नेचुरली, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके द्वारा इजीली उसे ब्रेक किया जाता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी डिब्बे में अगर 2 दिन से भी ज़्यादा अगर फूड को बंद रखते हो और उसे ओपन करते हो तो आपको उसमें फंगस दिखेगा। तो वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस ऑर्गेनिक मटेरियल को या फिर उस फूड को क्या करते हैं? इजीली ब्रेक करते हैं। ठीक है। दूसरा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसमें प्लास्टिक आता है। ये एक ऐसा मटेरियल है जो इजीली उसे डिकम्पोज नहीं किया जाता। ठीक है। तो इसलिए प्लास्टिक जो है आपको हज़ारों सालों तक एनवायरनमेंट में दिखेगा। ठीक है। तो इसलिए भी क्या है कि प्लास्टिक पोल्यूशन का इशू क्रिएट हो रहा है। ठीक है। तो अब ये जो प्लास्टिक है उसके टाइप्स भी है। उसमें है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। अब ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक मतलब क्या? सिंगल यूज़ प्लास्टिक मतलब ऐसा प्लास्टिक जो एक ही बार यूज़ करके उसे एनवायरनमेंट में फेंका जाता है। ठीक है। मतलब कि ऐसा प्लास्टिक जो एक ही बार यूज़ करके उसे फेंक दिया जाता है। ठीक है। यानी कि जो किराना स्टोर में आप जो सामान जिस प्लास्टिक में लेके आते हो वो रहता है। ठीक है। दूसरा मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक, जो स्नैक्स हम खाते हैं, ठीक है, उसके लिए जो प्लास्टिक यूज़ किया जाता है वो क्या है? मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक। और वो जो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक है वो नॉन रिसाइकलेबल होता है। ठीक है। उसे इजीली रिसाइकल नहीं होता या फिर नहीं किया जाता। ठीक है। इसलिए उसे क्या बोलते हैं हम? मल्टी लेयर प्लास्टिक। थर्ड हम बोल सकते हैं कि माइक्रो प्लास्टिक। माइक्रो क्यों? क्योंकि उसकी थिकनेस जो है वो 5 मिलीमीटर से कम होती है। ऐसा प्लास्टिक है जो कॉस्मेटिक्स या फिर स्किन केयर प्रोडक्ट है उनमें यूज़ किया जाता है। ठीक है। लास्ट हम बोल सकते हैं कि माइक्रोबेड। माइक्रोबेड क्या है? कि जिनकी ऐसा प्लास्टिक जिनकी थिकनेस 1 मिलीमीटर से कम होती है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोबेड। और ऐसा जो प्लास्टिक है, जो माइक्रोबेड है, वो मेनली कोलगेट या फिर स्क्रब जो होता है उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से कुछ एक टाइप से प्लास्टिक के। ठीक है। तो अब ये जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो हो क्यों रहा है, उसके पीछे के रीजंस कौन कौन से हैं, क्यों प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है? ठीक है। तो वो हम वन बाय वन देखते हैं। रैपिड अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन। ठीक है। अगेन, जो अर्बनाइजेशन है हमें पता है कि कौन से रीजंस है उसके पीछे। पॉपुलेशन है या फिर ग्लोबलाइजेशन है, अच्छी लाइफ या फिर माइग्रेशन। तो अच्छी लाइफ, इस तरह के कई रीजंस है, उस वजह से क्या हो रहा है कि अर्बनाइजेशन हो रहा है। ठीक है। तो जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ भी बढ़ेगा, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ बढ़ेगा। हमें पता है कि इंडिया का पॉपुलेशन जो वर्ल्ड में हाईएस्ट है। ठीक है। तो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है तो प्लास्टिक का यूज़ भी उतना ज़्यादा रहेगा। ठीक है। और वैसे ही क्या हो जाएगा? प्लास्टिक पोल्यूशन का इशू क्रिएट हो जाएगा। लेस एक्सपेंसिव। अब ये जो प्लास्टिक है वो इजीली अवेलेबल होता है और ये लेस एक्सपेंसिव है, उसकी कीमत कम होती है। ठीक है। तो इसलिए सबके पास वो मिलता है। ठीक है। हमें पता है कि जो एक्सपेंसिव चीज़ें होती है उनकी मतलब कि ऐसी चीज़ें जिनकी ज़्यादा कीमत होती है वो सबके पास नहीं होती। ठीक है। इसलिए हमें हमारी क्रेविंग्स हमेशा ही जो एक्सपेंसिव चीज़ें होती है उनके लिए होती है। राइट। बहरहाल प्लास्टिक जो है वो लेस एक्सपेंसिव होता है। ठीक है। तो ये सबके पास मिलेगा आपको और इजीली अवेलेबल भी होता है फिर। ठीक है। थर्ड हम बोल सकते हैं कि अफोर्डेबल एंड ड्यूरेबल। जैसा कि हमने देखा, प्लास्टिक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि वो हज़ारों सालों तक एनवायरनमेंट में रहता है। और ये क्या है? ड्यूरेबल है, यानी कि ज़्यादा दिन तक आप उसे यूज़ कर सकते हो या फिर ज़्यादा दिन तक एनवायरनमेंट में रहता है। ठीक है। ये भी एक रीज़न है, उस वजह से क्या हो रहा है कि प्लास्टिक का पोल्यूशन हो रहा है, उसे हम इजीली डिकम्पोज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। अब उसका एक एडवांटेज ये है कि प्लास्टिक जो है वो ड्यूरेबल है एक्चुअली, इसलिए भी उसे हम यूज़ करते हैं। ये एक एडवांटेज भी है बट ये एक प्रॉब्लम भी है। उसका ड्यूरेबल होना एक प्रॉब्लम भी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतनी तकनीकी नहीं है कि हम उसे उसे ईजिली क्या कर सके? डिकम्पोज कर सके। ठीक है। उसे ईजिली डिस्पोज कर सके। इसलिए क्या हो रहा है कि प्लास्टिक का एडवांटेज ही हमें क्या हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है। और हम इंसानों का प्रॉब्लम क्या है कि जब तक हमारा वो सिविक यानी कि सिविल प्रॉब्लम नहीं होता तब तक हम उस प्रॉब्लम की तरफ ध्यान नहीं देते। ठीक है। तो ये एक है कि प्लास्टिक जो क्या है? अफोर्डेबल है एंड ड्यूरेबल है। ठीक है। ये भी एक रीज़न है, उस वजह से क्या हो रहा है? प्लास्टिक का पोल्यूशन। इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज। ठीक है। मिसमैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक। अब ये जो प्लास्टिक तो प्रोड्यूस हो तो रहा है बट उसका कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड उसको डिस्पोज करना, तो ये जो चेन है पूरा का पूरा, उसमें बिल्कुल मिसमैनेजमेंट आपको दिखाई देगा। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या फिर जो बाकी की अथॉरिटीज़ है वो हमें कहीं ना कहीं फेल दिखाई देती है मैनेजमेंट में। ठीक है। तो इस वजह से भी क्या हो रहा है कि आपको आज प्लास्टिक पोल्यूशन का इशू दिख रहा है आसपास। ठीक है। तो इस तरह से कुछ कॉजेस हैं, उस वजह से क्या हो रहा है? प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है। अगर आपको और भी कोई पॉइंट सोच रहे हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो प्लास्टिक पोल्यूशन तो हो रहा है बट उसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन के? एयर पोल्यूशन। ठीक है। तो एयर पोल्यूशन कैसे?
प्लास्टिक जो है अगर आप उसे जलाते हो, ठीक है, मतलब आपने प्लास्टिक को कलेक्ट किया, उसे ट्रांसपोर्ट किया और किसी ऐसी जगह पे लेके गए और वहाँ पे आपने क्या किया, उसे ओपन एयर में जला दिया, तो क्या होता है कि उससे कुछ एक ऐसे टॉक्सिक गैसेस है वो बाहर निकलते हैं और उससे क्या होता है कि एयर पोल्यूशन होता है और अल्टीमेटली क्या होता है, जो ह्यूमन हेल्थ है उस पर क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। जैसे कि कुछ रेस्पिरेटरी डिसीज हो सकते हैं, ठीक है, अस्थमा का इशू हो सकता है। लैंड पोल्यूशन, अब जितना प्लास्टिक कलेक्ट किया जाता है, एक पढ़ाई के अनुसार ऐसे कहा गया है कि जितना प्लास्टिक कलेक्ट किया जाता है उनमें से सिर्फ और सिर्फ 9% प्लास्टिक रिसाइकल होता है। फिर 91% प्लास्टिक का क्या होता है, तो 91% जो प्लास्टिक है उनमें से भी अराउंड 80 to 89% जो प्लास्टिक है वो लैंडफिल किया जाता है। लैंडफिल यानी क्या कि वो ज़मीन के अंदर दफन किया जाता है। अगर ज़मीन के अंदर आप उसे दफन करते हो तो क्या हो जाएगा, जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसमें जो वाटर है वो कॉन्टेमिनेट हो जाएगा। और इंडिया में और ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग आज भी बोरवेल का पानी यूज़ करते हैं पीने के लिए, जो एक्वाफर है उसका पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली जो ह्यूमन हेल्थ है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लैंड पोल्यूशन का इशू क्रिएट हो सकता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे, कि मान लो प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है, अब उसको डिकम्पोज करने के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए, उसको सही जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए खर्चा भी तो होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली जितना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा, प्लास्टिक पोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा, उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, जो इकोनॉमिक बजट है उस पर भी बर्डन आ जाएगा। ठीक है, मराइन लाइफ, तो बहुत सारी ऐसे एरियाज है, यानी कि आप इंटरनेशनली देखो तो बहुत बार ऐसे होता है कि जो इंटरनेशनली प्लास्टिक का कचरा क्रिएट जो होता है वो जो आइसलैंड एरिया है वहाँ पे फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एस्थेटिक इशू क्रिएट हो रहा है और ये जो प्लास्टिक है जब पानी के अंदर जाता है तब वहाँ पे जो टर्टल्स है या फिर फिश है वो क्या करते हैं, उसे खाते हैं। ठीक है, अब अगर टर्टल उसे खाते हैं तो क्या होता है कि उनके जो इंटेस्टाइन है वो ब्लॉक हो जाता है और उस वजह से क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। दूसरा हम बोल सकते हैं कि जब ये जो प्लास्टिक है उसका लेयर जब ओशन के सरफेस पे क्रिएट हो जाता है तो वो एक ब्लैंकेट की तरह दिखाई देगा, एक शीट की तरह आपको दिखाई देगा। ठीक है, बट जो ओशियन में जो मराइन लाइफ है उस पर क्या होता है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। वो कैसे, ओशियन वाटर में जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। मान लो कि ओशियन वाटर का जो सरफेस है उस पर अगर प्लास्टिक का एक ब्लैंकेट की तरह उसकी शीट क्रिएट हो जाती है तो जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन है एयर से ओशियन के वाटर में उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। ओशियन के अंदर अंदर जो लाइवलीहुड है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उनको ऑक्सीजन कम मिलेगा। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को हाइपोक्सिमिया ऐसे कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से मराइन लाइफ जो है उस पर क्या हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, ठीक है, तो वो लैंडफिल की वजह से क्या हो जाएगा, जैसे हमने देखा कि लैंडफिल की वजह से क्या हो जाएगा, जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो कॉन्टेमिनेट हो जाएगी और इसी तरह से क्या हो जाएगा, जो ज़मीन के अंदर पानी है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ओशन लाइफ पे देखा हमने किस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। ह्यूमन हेल्थ, जो मोस्टली जो चाइल्ड है या फिर यंग पीपल है या फिर जो वुमेन है तो उनके रिप्रोडक्टिव एज पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे कुछ इम्पैक्ट हो सकते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन के। और अगर आप माइक्रो प्लास्टिक की बात करें तो जो माइक्रो प्लास्टिक या फिर माइक्रो बेड्स होते हैं वो आपको वाइट कलर में दिखेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं प्लास्टिक के। और कई बार ऐसे होता है कि जो फिश होते हैं या फिर टर्टल होते हैं वो क्या करते हैं, उसे फाइटोप्लैंक्टन समझते हैं या फिर एक फूड समझते हैं और उसे खा लेते हैं। तो क्या हो जाता है कि अल्टीमेटली क्या हो जाता है, जो फूड चेन है उसमें एंटर कर जाता है प्लास्टिक। और ऐसा फिश या फिर ऐसे फूड, सी फूड अगर हम ह्यूमन बीइंग खाए तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में भी क्या हो जाएगा, प्लास्टिक एंटर करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत सारे इम्पैक्ट प्लास्टिक पोल्यूशन के हो सकते हैं। ठीक है, तो इस पे सॉल्यूशन क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, तो इंडिया ने एक गोल रखा था कि ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है हम क्या करेंगे, फिज आउट करेंगे 2022 तक। तो ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जैसा कि मैंने बताया था, सिंगल यूज़ प्लास्टिक मतलब ऐसा प्लास्टिक जो हम एक ही बार यूज़ करके क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं। तो वो क्या करना था, हमें 2022 तक फेज आउट करना था। ठीक है, तो जो प्लास्टिक मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड इंडिया में कई लॉज भी हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए उस रूल के अंडर, जैसे कि सेंट्रल रजिस्ट्री सिस्टम उन्होंने शुरू किया, स्टेट लेवल पे स्टेट रजिस्ट्री सिस्टम शुरू किया। जो सेंट्रल रजिस्ट्री सिस्टम है उसमें जो प्लास्टिक इंपोर्टर है या फिर ब्रांड ओनर है या फिर प्लास्टिक प्रोड्यूसर है उनको क्या करना था, उनको खुद को रजिस्टर करवाना था वहाँ पे। ठीक है, वो कितना प्लास्टिक इंपोर्ट कर रही है वो। ठीक है, और उसमें इक्वली जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या फिर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनका इक्वली रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसमें बताया गया था। ठीक है,
जो खादी इंडस्ट्री है, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, उन्होंने भी इसमें एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। उन्होंने भी एक इनिशिएटिव लेके मतलब जो प्लास्टिक है उसको अल्टरनेटिव प्लास्टिक, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो बैन करके उस पर अगर हम एक अल्टरनेटिव प्लास्टिक बैग्स लाते हैं तो वो एक उन्होंने एक उसके लिए एक इनिशिएटिव भी लिया है। ठीक है, तो इस तरह से कई बहुत सारे इनिशिएटिव जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है उसमें लिए गए, जैसे कि जो कचरा है, ड्राई एंड वेट कचरा, तो उसको आपको सेग्रीगेट करना है। तो इस तरह से कई बहुत सारे उन्होंने रूल्स भी अप्लाई किए उन्होंने। ठीक है, तो ये जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 था, उसमें 2018 में अमेंडमेंट किया गया और उन्होंने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कॉन्सेप्ट ऐड की। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसमें ऐसा है कि जो प्लास्टिक के प्रोड्यूसर है या फिर ब्रांड ओनर है या फिर इंपोर्टर है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी पूरी की पूरी कि इन्होंने जो प्लास्टिक प्रोड्यूस किया है उसको कलेक्ट करना और डिस्पोज करना। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे तो उसके नाम से ही पता चलता है कि जिसने प्रोड्यूस किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो जो उन्होंने प्लास्टिक प्रोड्यूस किया है उसको कलेक्ट करे और डिस्पोज करे। ठीक है, बैन इंपोर्ट ऑफ सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, और हम इस तरह से कई और भी सोल्यूशन देख सकते हैं, मतलब कि जो प्लास्टिक इंपोर्ट किया जा रहा है उस पर हम क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट इंपोर्ट टैक्स लगा सकते हैं, जीएसटी लगा सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, उनकी कॉस्ट भी बढ़ेगी और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, लोग उसे कम खरीदेंगे। ठीक है, और जो अल्टरनेटिव है प्लास्टिक के लिए, जो अल्टरनेटिव हम यूज़ करने वाले हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल बैग्स होंगी। ठीक है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, जो प्राइवेट ओनर है या फिर जो प्राइवेट पर्सन है उनका इन्वॉल्वमेंट हमें बढ़ाना चाहिए। ये जो अल्टरनेटिव बैग्स है वो प्रोड्यूस करने के लिए हमें उन्हें इंसेंटिव्स देने चाहिए, राइट। गवर्नमेंट अलग अलग वे से उन्हें सपोर्ट कर सकता है, उस पर हम टैक्स कम लगा सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो प्लास्टिक के लिए अल्टरनेटिव बैग्स है उनको क्या कर सकते हैं, हम प्रमोट कर सकते हैं। 3R, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। अब जो रिड्यूस है उसमें रीप्लान नाम का एक गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू किया है, यानी कि रिड्यूस प्लास्टिक इन नेचर। इसमें क्या है कि सेम अगेन हम बोल सकते हैं कि ये जो प्लास्टिक है उसको फेज आउट करना है और उसके अगेंस्ट हमें क्या करना है, जो रीयूजेबल या फिर जो बायोडिग्रेडेबल बैग्स है उनको हमें क्या करना है, जो अल्टरनेटिव है प्लास्टिक के लिए उन्हें क्या करना है, हमें प्रमोट करना है। रीयूज मतलब क्या, कोई ऐसे अगर प्लास्टिक की चीज़ हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसे फेंकने की बजाय उसे फिर से यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल है आपका, अगर उसे आपने अगर उसे यूज़ किया है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको फिर से मतलब क्या कर सकते हैं, उसमें उसको कट करके मिट्टी डाल के उसमें हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम उसे क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक को रीयूज़ कर सकते हैं। रिसाइकल में क्या होता है कि जो प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक क्रिएट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे जो यूज़फुल होगा। ठीक है, तो इस तरह से 3R, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है तो 2018 का जो सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो उसमें जो प्लास्टिक है उसको फिज आउट करने का गोल रखा गया था। ठीक है, और उसका कम्प्लीटली यूज़ बैन करना, इस तरह से कुछ एक इनिशिएटिव लिए गए थे। ठीक है, और उसका मेन थीम भी यही था। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि यूनेप नाम की जो इंटरनेशनल यूएन की एजेंसी है वो भी क्या कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे प्लास्टिक के अगेंस्ट काम कर रहा है। ठीक है, और अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं वो। ठीक है, और दूसरा हम बोल सकते हैं कि जो लॉज एंड पॉलिसी है वो फॉर्म करना ज़रूरी है। और जो G20 नेशंस है उन्होंने भी मतलब जो प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है उसके अगेंस्ट मतलब उन्होंने भी अच्छे से मतलब एक फ्रेमवर्क किया है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करने के बारे में वो सोच रहे हैं। ठीक है, मार्पोल एक शिप से रिलेटेड इंटरनेशनल एक हम बोल सकते हैं कि कन्वेंशन है। वो भी क्या कर उसका मतलब मेन मोटिव यही है कि वो क्या करता है, शिप से रिलेटेड अगर प्लास्टिक पोल्यूशन होता है तो वो उसे बैन करता है। ठीक है, तो ये कन्वेंशन भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे आप सॉल्यूशन इसमें लिख सकते हो प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, और भी कई आपको सोचते हैं तो वो भी आप लिख सकते हो। और मोस्टली क्या है कि जो 2016 का रूल है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड, तो उसमें 50 माइक्रोन के नीचे अगर आप प्लास्टिक यूज़ करते हो तो उसे बैन किया गया है इंडिया में। और ओवरऑल इंडिया में जितने स्टेट है उनमें से अराउंड 20 स्टेट है वो इस रूल को लागू कर रहे हैं। और उनमें मोस्टली जो बेंगलोर है, तर जो बेंगलोर है वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वो मतलब उन्होंने 2016 में कम्प्लीटली बैन किया है प्लास्टिक को। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो प्लास्टिक के लिए अल्टरनेटिव्स है
तो उसे हमें प्रमोट करना है और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करवाना है कि कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करें और उसके अल्टरनेटिव को हम क्या करें, प्रमोट करें और इन्वायरमेंट को क्लीन